Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome to a very special episode of the MA podcast. आज इंशाल्लाह हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि अक्सर मेरा यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है टॉक्स देने के लिए, तो स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है, तो ये बातें हमें स्टूडेंट्स भी बताते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप भी बताती है। हमारी तवज्जो दिलाते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे जिन पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्रॉब्लम्स की को ही हम डिस्कस करते रहें वो तो फिर कई दिन लग जाएँगे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते-करते। बट ये कि इंशाल्लाह हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात भी करें। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह विद मी टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नौशाबा हसन। आपने पहले भी देखा उन्हें मेरे साथ माशाल्लाह। थोड़ा-सा तारुफ़ कराता चलूँ, एक तो ये मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ILM ट्रस्ट यूएमटी और माशाल्लाह यूएमटी में इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें ज़रिया बनाया हमारे लिए कि बहुत से इवेंट्स हम कंडक्ट करवाते हैं। इवन अपना मस्जिद लॉकअप जो मस्जिद है यूएमटी की, सो माशाल्लाह अल्लाह ताला ये सदका जारिया कबूल करे। एंड देन बाय प्रोफेशन एजुकेशन मेडिकल डॉक्टर हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, और इन्होंने स्पेशलाइज़ किया है मेडिकल एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो कि रेडियोलॉजी की एक ब्रांच है। और माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर चेयरपर्सन WILL दैट इज़ वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप, और ये एक एनजीओ है जो पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट और लीडरशिप के हवाले से काम कर रहे हैं। सो माशाल्लाह एम्पल एक्सपीरियंस in the field of women empowerment, leadership, and mashallah, it's always a pleasure to sit with her, talk to her. अभी पिछले दिनों में भी हम साथ बैठे हुए थे एक जगह, वहाँ पे डिस्कशंस हुई। सो विदाउट फर्दर ड्यू मैं वेलकम करूँगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि कैसे वबरकातुहू। हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू हैव यू। जज़ाकिल्लाह खैर थैंक यू फॉर फॉर कमिंग। हैविंग मी ओवर हियर। जज़ाकिल्लाह खैर। इंशाल्लाह इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सेम सेम माशाल्लाह। तो जैसे मैं बता रहा था ऑडियंस को कि पिछले दिनों माशाल्लाह हम यूएमटी आए, तो आपसे मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसे मौज़ूआत पे डिस्कशन हुई कि नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आपने बड़ा कंसर्न शो किया। फिर आपने कुछ प्रॉब्लम्स रखे मेरे सामने, तो मैं चाहूँगा वहीं से हम बात शुरू करें ताकि शुरू में ही एक ऑडियंस को पता लग जाए कि हम किन प्रॉब्लम्स पे बात करने लगे। उसमें टू नेम सम प्रॉब्लम्स आपने बताया कि एक तो जो बेराह रवी है, मॉरल क्राइसिस चल रहा है हमारी यूथ का, और आपने बहुत ही गम का इज़हार किया स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स की बात करते हुए। मेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आपका ख़ास जो एक गम था वो फ़ीमेल्स को लेकर था कि हमारी बच्चियाँ शायद ये भूल चुकी हैं कि हया क्या है और एक फ़ीमेल को कैसे कैरी करना है अपने आप को। आपने कुछ वाक़यात भी ऐसे बताए, जनरल वाक़यात, और इसी तरह आपने फिर डिस्कस किया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कितना गैप आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा उन प्रॉब्लम्स को हम दोबारा टेबल पे रखें और उसके बाद सॉल्यूशन पे आएँ। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आप कैसे देख रही हैं जनरेशनल जो क्राइसिस चल रहा है उसको? अगर हम इब्तिदाई तौर पे जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि तालीम के हवाले से अगर हम तालीमी इदारों की बात करें, तो इस हवाले से कि हम जनरेशंस को हार्मोनाइज़ करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब ये है कि एल्डर जनरेशंस यंगर जनरेशन से कैसे मुताबिकत रखेंगी और कैसे वो उनका कम्फ़र्ट लेवल एक आएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं समझती हूँ, एक पहला सवाल तो ये होगा कि क्या वो असातिज़ा जो कि तालीम दे रहे हैं, क्या खुद भी उनका क़िबला व काबा, उनका वैल्यू सिस्टम दुरुस्त है या वेरी नहीं? इंपॉर्टेंट। कि हमें सबसे पहले असातिज़ा की तरबियत करनी होगी। और मुझे भी बड़ी इस चीज़ से दिलचस्पी होती है कि अगर मैं फैकल्टी के साथ बैठूँ और फैकल्टी को कुछ हम की पॉइंट्स बताए जाएँ, और ज़ाहिर है ऑन इट्स नॉट एन ऑन ऑफ बटन, जी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सही। तो सबसे पहला तो ये स्टेप होगा कि हम असातिज़ा के साथ थोड़े हम कुछ इस तरह की रिलेशनशिप पहले स्टेप में हमारी हो कि वो हमारे साथ हमसे डरे भी नहीं, कि जब हम उनको कुछ बात बताना चाहते हैं दीन की और हमारे साथ वो ईज़ी हों और सही। समझें कि ये लोग हमारी कुछ बेहतरी की ही बात करना चाहते जी, हैं। अगर तो ऐसा होगा, क्योंकि जो जो जिन भी शोबा-जात में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी हमें लोग नज़र आ रहे हैं, अब हम इस वक़्त असातिज़ा की बात कर रहे हैं, ये इसी माशरे के अफ़राद हैं। सही। अब अगर देखा जाए कि कितने परसेंट वो लोग हैं जो कि समझते हैं वैल्यू सिस्टम को कुरान और सुन्ना के हिसाब से, ये हमें देखना होगा। और मुझे लगता है पहला स्टेप यही होगा, और हम लोगों को भी इसके लिए कुछ प्लान करें कि हम टीचर्स को इस नहज पे लेके आए। सही। जब उनके दिल अगर हम नरम कर सकेंगे, तो फिर वो हमारे लिए मुफीद भी साबित होंगे, ट्रू। और फिर वो स्टूडेंट्स को भी सही
एक कोई रास्ता दिखा सकेंगे, वरना यही मेरे ख्याल में पहले भी जब मैं एक पॉडकास्ट में आई थी और आपने एक मिसाल दी थी कि एक बाहिजाब लड़की थी और उसको काफ़ी इश्यूज हुए और गलत किस्म की लैंग्वेज और जोक्स हो रहे थे, तो वो जब अपने टीचर के पास गई तो टीचर ने कहा कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, कुछ इस तरह से ये आपने तो चलता है, ये तो कोई चलता है बात नहीं, यू जी। हैव टू बियर इट। तो ये चीज़ इस वक्त मेरे अभी दिमाग में आई कि, और वैसे भी जो मैंने आपको अपनी वो एक तजुर्बा बताया, तो इस बात को मैं काफ़ी, मेरे जो सर्कल में एजुकेशनिस्ट तबका आता है, डिफरेंट इदारे आते हैं, मैं उन लोगों को कहती हूँ कि मैं हाजिर हूँ और मैं टीम भी बना दूंगी, सही। और वाईसी की भी मैं बात करती हूँ, जी। और मैं कहती हूँ हम टीम बना के एक टाइम टेबल बना देंगे, आप टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ पहले जाएं सही। और स्टूडेंट्स के लिए भी आप टॉक्स अरेंज करें। बहुत अच्छा, आपने शुरू में ही एक जो है ना वो बेस बना दी पूरे हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम की, कि टीचर से ही अगर बात शुरू की जाए कि टीचर्स अगर अलाइंड है ना इंस्टीट्यूट्स के साथ इस बारे में कि कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिकल बिल्डिंग, और अपने आप को भी इस हवाले से बिल्ड करें कि वो एक अच्छे रोल मॉडल्स बन के सामने आए। मैं तो मैम जहाँ गया हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट्स के तरबिया हेड या कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ के हेड जो टीचर्स हैं, जी जी उन्होंने मुझे यही हमेशा कहा है, जब जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ आपके स्टूडेंट्स के साथ, जी वो कहते हैं जी आपने इन्हें बेसिक एथिक्स पे बात करें। इस्लाम तो चले, वो कहते हैं बहुत आगे की चीज़ है, आप बेसिक एथिक्स सिखाएं इन्हें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या इतना लॉस्ट हो चुके हैं एथिक्स कि मुझे हर जगह ये कहा जा रहा है कि सर इन पे ना बेसिक एथिक्स पे बात करें। और जब मैं उनसे पूछता हूँ बेसिक एथिक्स, चले मुझे मोटे मोटे मैं बात कर लूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली व्हाट डू यू मीन बाय इट? कहते हैं कि सर सबसे पहली तो बात आप इनको ये बताइए ना कि मर्द और औरत जो है वो आपस में बातचीत कैसे करें, इंटरेक्शन कैसे करें, और अल्लाह ताला ने किस तरह से दोनों को एक बीच में सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं, और थोड़ा ये समझाएं कि बड़े की रिस्पेक्ट और बड़े से कैसे बात करनी है, फिर जाहिर है कि प्रॉब्लम्स को किस तरह मैनेज करना है, और एथिकल रवैया क्या होना चाहिए एक चीज़ को लेके, फीडबैक लेना। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये बच्चे, इसका मतलब कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं लेके आ रहे, जो इतनी खराबी यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल रही है। इस पे आपकी क्या एक वो है, ओवरव्यू आपका क्या है? माँ पहली दर्स का है, जी। वो तो बात है ना, जी। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसके बाद असातिज़ा होते हैं। अब बिल्कुल अर्ली लर्निंग जहाँ से स्टार्ट होती है, यानी मैं समझती हूँ किंडरगार्टन से भी पहले के जो स्टेजेस हैं और उसके बाद के स्टेजेस, तो बच्चे का आधा दिन तो स्कूल में ही गुजरना है ना। तो टीचर्स का क्या रवैया है, और उनकी दरसगाह में, स्कूलों में क्या माहौल है, कौन सी सोबतें हैं, कौन से फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वहीं से ही बुनियाद तो असल में बहुत पहले पड़ चुकी है। जी। तो अब मैं क्या बात करूं कि जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं हुई पाकिस्तान बनने के बाद। सही। अब तो इस्लामिक स्कूल्स फिर भी आ गए हैं, जी। और कुछ एक ब्लेसिंग है बहुत जी। ज़्यादा जी। जी। कि जो पेरेंट्स इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद हयात को समझ चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं अपनी आइंदा नस्लों को उस रास्ते पर लेके आए, तो उनका काम आसान हो गया। सही। तो लेकिन इस तरह का 30 इयर्स पहले ऐसा लाहौर में, ऐसे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। तो जो काम था पेरेंट्स का, तो बात ये है कि वो अ, इतना कुछ वहाँ पे टेम्पटेशंस, और बच्चे सीखते हैं, और फिर जैसे हाई स्कूल में आते हैं, जी। जी। और लड़के लड़कियों के सारे हार्मोन्स डेवलपमेंट जी। और डिफरेंट साइकोलॉजिकल अपसेट्स और बहुत सारी चेंजेस, एंड दे आर कंफ्यूज, दे हैव मूड स्विंग्स। उनको कोई मिल नहीं रहा कि कोई ऐसा फिगर जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स भी, सही। अगर वो किसी मुश्किल में भी फंस गए हैं, या सही। दे आर अनएबल टू डिसाइड कि अगर कोई टेम्पटेशन है तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बड़ा काम है करने का, करिकुलम सही बात। एंड टीचर्स ट्रेनिंग। और मेरे ख्याल में इसको एक पूरा फ्रेमवर्क बना के हम को इसको करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ यानी हमें ऐसा तो मैं नहीं समझती कि हमें 30-40% भी सही। लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, या लाइक माइंडेड नहीं भी हैं, या उनके दिल की जो ज़मीन है वो नरम होगी जी। और वो हमारी बात मानने के लिए तैयार होंगे। मुकम्मल अंधेरा तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर जाने की बहुत बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो स्कूल्स हैं शायद उनकी तवज्जो इस तरफ से हट चुकी है, एथिकल ग्रूमिंग या कैरेक्टर बिल्डिंग। दूसरा ये कुछ जनरेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल है, जेन जी, जेन अल्फा, थोड़ी सी बेकाबू जनरेशन है। टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट, क्वालिटीज़ भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। जैसे आपने भी इस तरफ हिंट दिया लास्ट मीटिंग में हमारे कि एक तो जो टेम्पटेशंस की बात आपने की,
तो मतलब एवरी अदर पर्सन इन द यूनिवर्सिटी, मैं तो अक्सर उनको टॉक देते हुए कहता हूँ कि देखो यार, तुम लोगों की शादियाँ जब होनी है 27-28 साल में या 30 साल में, मतलब जो एवरेज एज चल रही है वो 27-28 इस तरह से है हमारी हम्म, सोसाइटी में। तो तुम लोग जब मैरिज जैसे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट में एंटर होगे, जो कि एक बहुत ही विजनरी इंस्टीट्यूट है जी फ्रॉम एन जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ जी व्यू, तो यू गाइज विल हैव अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल बैगेज व्हेन यू एंटर इट। और वो बैगेज ये होगा कि अल्लाह माफ़ करे 6-7 हार्ट ब्रेक्स एंड 6-7 relationships and heartbreaks, and obviously some कुछ फैमिली का बैगेज, कुछ ट्रॉमास वगैरह वगैरह। तो तुम लोग तो एक दूसरे के साइकोलॉजिकल बैगेजेस ही हल करते रहोगे आफ्टर मैरिज, अल्लाह माफ़ करे। तो इस्लाम तो बहुत बड़ा विजन देता है कि फैमिली को क्या करना चाहिए, एक्टिविज्म का रोल प्ले करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो मैं यही अक्सर उन्हें समझाता हूँ कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे कि यूनिवर्सिटी में जाके बस मज़ा करना है और ये जो टेम्पटेशंस हैं उनके आगे सबमिट कर देना है और जो हो रहा है बस वो करते रहना है, हर हवा के झोंके के साथ उस तरफ चले जाना है जिधर रुख है हैशटैग्स का, और हवा के झोंके का बस उसके पीछे शीप्स की तरह जो है ना, भेड़ बकरियों की तरह वहाँ चले जाना है और सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपने ऊपर वर्किंग नहीं करनी, अपने जो है वो ना अपने सोल की नशोनुमा करनी है, ना किरदार की नशोनुमा करनी है। तो फिर तुम लोग आगे जाके किस तरह विजनरी फैमिलीज बनाओगे, ये है कंसर्न बेसिकली। और इस पे आपने भी रोशनी डाली थी और आपके अलावा कई लोगों से मेरी ये बात हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स इस डगर पे आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक भी बातें सुनने को आती हैं कि जो हॉस्टलाइट्स हैं, एक तो डेटिंग कल्चर बहुत फायर की तरह आपको पता है फैल चुका है। अब तो डेटिंग से भी आगे बात चलेगी। अब तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड, वन नाइट स्टैंड तक बात जा चुकी है, मतलब वो भी पेड। और ये कोई ऐसे वैसी लड़कियां नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मुझे फीडबैक आ रही है। अगर मैं बहुत खुल के बात करूं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि आप इस पे बात करें सर, ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। इसकी रूट कॉज फाइंड की जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इवन दो दे आर कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स एंड लिविंग इन हॉस्टल, स्टिल दे हैव टू ऑप्ट फॉर सच अ थिंग जो मैंने नाम लिया। और फिर सीक्रेट निकाज, उसकी तरफ भी इशारा कई लोगों ने दिलवाया कि लोग मुता की तरफ आ रहे हैं हमारे बच्चे, और दे दे प्लान के बस निकाह हो जाएगा, चलो गुनाह से बच जाएंगे, फिर तलाक ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे और उसके बाद अपनी अपनी जो है ना राह की तरफ जाएंगे। ये जो तबाही है मैम, ये आप भी विटनेस कर रही होंगी, और थोड़ा सा अगर इस पे आप भी तबसरा फरमाएं, फिर हम इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जो है वो आते हैं। जो ऑफिशियल हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने खुद से ये सोचा और फिर मैंने वहाँ पे जाके टॉक्स देना शुरू की। लेकिन और वो सिलसिला जारी है, थोड़ा सा उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं एक टीम बनाना चाह रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे। उसमें मैंने ये रखा कि पहले तो मैंने जो वार्डन और जो लोग ज़िम्मेदार हैं ना, बच्चियाँ कितने बजे निकलती हैं और लास्ट टाइम उनका 10 PM होता है। और उसके बाद भी अगर कोई ऑफ है तो कहीं जाना है या बात है तो क्या रीज़न है? उसके अंदर रूल्स ये होते हैं कि पेरेंट को कॉल जाएगी। अच्छा, अब उसके अंदर एक तो ये चीज़ हो रही है, तो फिर मैंने उनके साथ जो एडमिन के लोग थे, मैं उनके साथ मैं चाह रही थी कि वो ईज़ी हो जाए, मैं उनके साथ बैठ के सही। गुफ्तगू मैंने पहले भी की और बात की। मुझे मतलब आए कुछ लोग सिक्योरिटी के खड़े हो गए, मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं उनसे ईज़ी होके मिलती हूँ। सही। उससे मुझे नहीं यकीन कि मुझे बड़ी चीज़ें मतलब हो जाएँगी, लेकिन मैं अपने तौर पे ज़रा मेरी ये कोशिश होती है। जो इन आउट है, अगर चाहे हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ही बात कर रहे हैं, उसमें जब अगर इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं लिखी जाएगी, जी हाँ। तो क्या ट्रांसपेरेंसी? सही बात। अच्छा, अब ये होता है कि अगर कोई लड़की रात घर नहीं आई, हॉस्टल नहीं आई, आई एम सॉरी, तो उसमें भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, हालाँकि उसके रूल्स रेगुलेशन सारे सेट हैं। सही। और वो मतलब किसी गलत काम के लिए ही इधर मतलब गई होती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो फिर वो अपनी स्टूडेंट जो है कुछ स्टोरीज वगैरह सुनाती हैं सही। कि सही। क्या बिल्कुल, इस कुछ तरह से शेयर हुआ। भी तो नहीं किया। बहुत सैड है, जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मेरी तो मतलब काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और तकलीफ का तो तकाजा यही बनता है ना कि हम कुछ करें, सही तो बात। सिर्फ सही बात। इसका एक पूरा टाइम टेबल बनाकर और इन चीज़ों को करें। और उसके अलावा जो कुछ जो हम जानते ही हैं, और मज़ीद जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो इतना आम है कि वो तो ऐसे ही है कि अगर चाहे गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है, कि वो एक इट्स अ नॉर्म। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था ना कि देखो, मफ़हूम है उसका कि एक वक़्त आएगा कि
जो नेकियां हैं वो बुराई बन जाएंगी और जो बुराई है वो अच्छाई बन जाएगी। साहबा बड़े हैरान हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी हो सकता है। और हम अपनी आंखों से इन चीज़ों को आज देख रहे हैं तो नॉर्म बन गई। फिर मुझे एक शेख हैं, नाम लिए बगैर और बड़ी हया के साथ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी प्रेस्टिजियस एक यूनिवर्सिटी है बहुत टॉप, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ी थी और इन द लॉन एंड शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड सेइंग आई एम अवेलेबल, एनीबडी कैन कम एंड हैव मी। एंड फ्रस्ट्रेशन और इन चीज़ों की हद हो गई है। और मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि असातिज़ा का तो चले, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है, जो वालिदैन हैं, वो क्यों इतने नाबलद हैं। उनको सिर्फ ये अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना कि ये तो डिग्रियां जो हैं ये तो आपकी फ़ीस की रसीदें हैं, सही, ना कोई काबिलियत है सही, और ना कोई लियाकत है। सुभान और बस चल रहा है मामला कि कितना कमाओगे, कितने पैसे बनाओगे, कैसे घर चलाओगे और आगे क्या है। मैं तो मैम समझता हूँ कि जो मटीरियलिज्म है ना, यस एक्सट्रीम मटीरियलिज्म, जी उसकी हम बात कर रहे जी हैं, जिसको मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा खबतीपन। जी हाँ, यानी इतना हम इसमें डूब चुके हैं जी समवेयर डाउन द लाइन कि डिग्री डिग्री, पैसा पैसा, जॉब, इतना हमने मुश्किल बना दिया एक तो बच्चों की भी ज़िंदगी। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँ कि बच्चे को हमने ज़िंदगी मौत का मसला उसका जीपीए और डिग्री बना चुके हैं हम, जी और एक अच्छी जॉब, जी और चाहे उसको बाहर भेजना पड़े, पीएचडी करानी पड़े। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैम वाक़यात आते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि बच्चियाँ जो लेट्स से चाइना गई हुई हैं एमबीबीएस करने, या ऐसी कंट्रीज़ में रशिया गई जी हुई जी हैं, जी या डिफरेंट कंट्रीज़ में, दे टेल मी, ऑब्वियसली जब ईमेल आती है कोई ऐसी या कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है, तो दे आर टेलिंग मी कि यहाँ पे हॉस्टल्स में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रह रहे हैं, घर लिए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए, इकट्ठे रह रहे हैं, और माँ बाप को पता है कि बस दे आर सेफ, दे आर लिविंग समवेयर, और बस ठीक है, वो गर्ल्स हॉस्टल में है या बॉयज़ हॉस्टल में, और फिर वो इतना कुछ चल रहा है उन ममालिक में, लड़के लड़कियों में आपस में, वो जाहिर है मेंशन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, चले वो तो दूसरे ममालिक की बात है, यहाँ पे भी ये जनरेशन बहुत ख़तरे में है, और इसके पीछे मेन सोच यही है जी कि बस मटीरियलिज्म, बस पैसा आना चाहिए, और एज लॉन्ग एज हमारा बच्चा डिग्री कर रहा है, पैसा जाके कल को कमाएगा, तो इट डजेंट मैटर, ये चलें जवानी की चीज़ें हैं, जवानी की स्लिप्स हैं, हो भी जाएं तो कोई बात नहीं। अब हमारी ये सोच बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसातिज़ा की भी यही सोच है कि हम क्या करें। टीचर्स भी यही कहते हैं कि देखिए जी, हम तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, हमें तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमारा काम है पढ़ाना, और बस ठीक है, बाकी कोई अपने सही गलत को खुद पहचानते हैं लोग। तो शायद उसातिज़ा ने भी ये समझ लिया कि ये जनरेशन शायद बिल्कुल ही होपलेस है, इनको बताने का फ़ायदा नहीं है, या वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे। पेरेंट्स जो है वो पता नहीं किस धोखे में, जी वो शायद इस धोखे में है कि हमारा बच्चा जो है वो बस हमने उसकी तरबियत कर दी, वो तो बच्चा जो है ना उमर बिन अल खत्ताब है, वो तो फिसल ही नहीं सकता, चाहे वो जिस मर्जी माहौल में चला जाए। तो ये कुछ सैड रियलिटीज़ हैं, पेरेंट्स की भी मैं इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जी कि हॉस्टल्स में भेजने से पहले 100 बार सोचें। और इसमें कोई शक नहीं, अच्छे हॉस्टल्स मौजूद हैं, जैसे आपने मेंशन किया अपने हॉस्टल को, कि वहाँ पे कोशिश यही है कि अटेंडेंस लगे, नज़र रखी जाए, और फिर जाहिर है कि एक तरबियती प्रोग्राम भी हो। बट जाहिर है कि ये देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है किसी को इस तरह सिर्फ मटीरियलिज्म की बेसिस पे कहीं भेज देना, बाहर के मुल्क भेज देना, या किसी शहर से बाहर भेज देना। तो यू आर पुटिंग योर सन और डॉटर, देयर मॉरल वैल्यूज एट अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ये भी मैं समझता हूँ मटीरियलिज्म इज़ द रूट कॉज, जो मुझे नज़र आता है। जी